लगातार हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार जो है दौरे पे दौरा कर रहे हैं। कभी इस अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं, कभी दूसरे अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं। तो आपके शिक्षा मंत्री कहाँ हैं संदीप जी? डिप्टी सीएम चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, ये लोग तो दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। संदीप जी जो है वो कहते हैं ना, नई धोबी कथरी में साबुन ज़्यादा लगौली। लेकिन ये संदीप जी क्यों नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके लिए खड़े? और इसका भी कुछ आपको आइडिया है? देखिए सर, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस बात का घमंड था। कई बार उन्होंने विधानसभा पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सड़कों पर इस बात को बोला था कि आरक्षण वर्ग के जो बच्चे हैं ये प्लांट लोग हैं, विपक्ष के लोग इनको प्लांट करके आए हैं और इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं और कोई गलती नहीं हुई है। उनको इस बात का घमंड सा हो गया था कि हमने जो किया है सही किया है। आज उनका घमंड उनके सामने है। कल वो शिक्षा मंत्री थे, आज वो विधायक भी नहीं है। उनसे उनका प्रमोशन हो चुका है। अब वो बेबस मंत्री हो गए। अच्छा, यानी उनका प्रमोशन आप लोगों ने दे दिया? जी बिल्कुल, प्रमोशन दे दिया। वो बेबस मंत्री हैं। अगर तो साम दाम दंड भेद आप सब आजमा चुके हैं, अब क्या बचा हुआ है आपके लिए? अब हमारे साथ बारे में नहीं निर्णय लिया जाता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा धैर्य भी और हमारा शरीर भी और हमारा माइंड भी अब थक चुका है और जवाब दे रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ये लखनऊ का इको गार्डन है। इसे तो अगर कहा जाए तो घोषित जेल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ जेल हुआ करता था। और मैंने भी ये चीज़ देखा है। वो जो कहते थे उसको तो हम सुनते नज़र आ रहे थे, लेकिन हमने भी यहाँ पर देखा है। सारे लोग यहाँ आते हैं, सारे लोग, यानी कोर्ट से अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप धरना दीजिए। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो सरकार के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। फिर सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये तो वक्त बताएगा। ये जो लोग हैं 6800 शिक्षक अभ्यर्थी के लोग हैं जो कई महीनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चयनित से पहले इनको अब चयनित कर दिया गया है। 6800 लोगों को चयनित कर दिया गया है। इससे पहले अगर इनके संघर्षों पर हम बात करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि लखनऊ का इको गार्डन का एक एक पत्थर रोने का काम नहीं करेंगे। मैं साफ ये कह सकता हूँ कि एक एक पत्थर रोने का काम करेंगे कि हाँ, इन लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया, तब जाकर 6800 लोगों को चयनित किया गया है। और अगर इसके बाहर की बात किया जाए तो ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं बचा, चाहे वो सत्ता का हो, विपक्ष का हो, हर एक जगह पर ये लोग जाकर धरना देने का काम किए हैं। हमारे साथ वीरेंद्र भाई हैं, वीरेंद्र यादव उर्फ वीर भाई मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं तो बेहतर रहेगा। कोर्ट का जस्टिस जो ये कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जस्टिस आया है, इस पर क्या है, मामला क्या है? सबसे पहले तो आप इसी का खुलासा करिए। एक्चुअली सर, बहुत मशहूर शायरी है राजन दौरी जी की, मुझे हालांकि याद नहीं, लेकिन मुझे उसका अर्थ बताना चाहूँगा आपको कि लोगों में शौक़ है अखबार में आने का और लोग अखबार में आने के लिए नंगे हो जाया करते हैं। बहुत पहले ऐसा कहा जाता था कि अखबार जो है वो छप कर बिकते हैं, और अब कंडीशन ये है कि बिक कर छपते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये फेक न्यूज़ आई है हमारे मामले में कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया है या हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, इसको मैं यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ धरना स्थल से कि ये एकदम फेक न्यूज़ है और पेड न्यूज़ है। जस्टिस राजन रॉय ने स्पष्ट कहा है लखनऊ बेंच में, डबल बेंच में, उन्होंने स्पष्ट इस बात का मेंशन करा है कि आपकी सुनवाई पर कोई, आपकी भर्ती पर कोई रोक नहीं है, सरकार की विसंगति है, उन्होंने रायता फैलाया है। अब वो सही करके इसको हमको एक एफिडेविट दे दें कि हाँ हमसे गलती हुई थी और हम अब इस गलती को सुधार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को पिछले 24 तारीख को उन्होंने 4 तारीख को मेंशन करा है और अगली डेट हमारी 24 तारीख को लगी है। ये तो रही बात कोर्ट की तरफ। अब अगर हमारे ज़मीन पर और अधिकारियों की बात करें तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश के बाद चयन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद बेसिक किसी कोई भर्ती नहीं है जो कोर्ट में ना हो, लोग नौकरी ना कर रहे हों। लेकिन हमारे साथ ये दुर्व्यवहार पता नहीं क्यों किया जा रहा है कि हम लोग, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट से स्टे नहीं है। इस बात को मैं पूरे जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूँ, वो ऑर्डर भी हमारे पास है। तो जब स्टे नहीं है तो हम लोग विद्यालयों में क्यों नहीं हैं? हमारे समाज के ही जो नेता हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे अनुप्रिया जी पटेल हों, आशीष पटेल हों, चाहे हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी हों, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव के समय। जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा वोट बैंक नहीं है, ये हमारा प्यार है और हमारी शक्ति है। लेकिन जैसे ही वोट चुनाव बीत जाता है, इनको मंत्री बना दिया जाता है, एक जिम्मेदार के पद पर ये लोग उपस्थित हो जाते हैं, कुर्सी हासिल हो जाती है, शायद ये भूल जाते हैं कि हम पिछड़े और दलित हैं।
क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप बताइए, जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को कि यह एक घोषित हाईकोर्ट द्वारा धरना स्थल है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए चुना गया है, जनता द्वारा चुना गया है, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पे 1, 2, 3, 4 प्रकार के धरने चल रहे हैं और जो पीड़ित होता है वही यहाँ पर आता है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो जनता दरबार आप सप्ताह में 2 बार अपने यहाँ लगवाते हैं, कम से कम महीने में 1 बार आपका जनता दरबार इको गार्डन में भी लगना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं आ सकते हैं, प्रोटोकॉल होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्टी सीएम नहीं आ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मंत्री नहीं आ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो छोटे प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं, इस प्रकार का कोई सरकार का नुमाइंदा कम से कम आए, लोगों की पीड़ा को समझे कि एक्चुअल में ये लोग क्यों बैठे हैं, इनकी मांगे जेन्युइन हैं कि सरकार का विरोध कर रहे हैं कि विपक्ष के लोग हैं। एक्चुअल में कौन लोग हैं जो इको गार्डन में, जबकि इतना मुश्किल माहौल है, हालात है, गर्मी है, लोगों को घरों में होना चाहिए, हम किस बात की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं? विगत कई दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। अभी तक कोई नुमाइंदा आया आपसे मुलाकात कर? सर, मैं यही बात तो कह रहा था आपसे ना, कि जो आप गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि आप ये भी जानते हैं इको गार्डन धरना स्थल है, यहाँ पे पीड़ित लोग आते हैं, तो कम से कम यहाँ आना चाहिए। आज 48 दिन हो गए हैं, यहाँ पर सरकार की तरफ से जो सबसे निचला पद का अधिकारी होगा या निचला पद का प्रतिनिधि होगा, वो भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। जिस तरीके से योगी जी के सख्त आदेश हैं कि मंत्रियों को चाहिए कि वो जो है एक एक ज़िले में जाएं और विधानसभा में जाएं, लोगों से मिलने का काम करें, उनकी समस्या को सुनें। मंत्रियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, ब्यौरा मांगा गया है, तो आपको लगता है कि वो जो है हवा हवाई है? मुझसे अधिक इस बात को आप स्पष्ट कर पाएंगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री गाँव में जाता हो और किसी पीड़ित से बात करता हो, समस्याओं को सुनता हो उसको, और कोई अधिकारी या कोई बड़ा नेता या बड़ा मंत्री बच्चों के पास जाता हो, युवाओं के पास जाता हो, उनकी समस्याएं सुनना। ये जाते हैं ये लोग, जो कहीं बलात्कार हो गया तो वहाँ सहानुभूति के लिए, कहीं पे लूट हो गई, कहीं पे मार हो गई, कहीं पे मतलब छेड़खानी हो गई, तो वहाँ पर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, सहानुभूति पाने के लिए यहाँ पे जाते हैं। लेकिन नॉर्मल दिनों में ना किसी गाँव में, ना किसी घर में, ना किसी जगह पर, ना गार्डन में, मतलब कहीं भी। लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार जो है दौरे पे दौरा कर रहे हैं। कभी इस अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं, कभी दूसरे अस्पताल में पहुंच जा रहे हैं। तो आपके शिक्षा मंत्री कहाँ हैं, संदीप जी? संदीप जी को अभी नया मंत्रिमंडल मिला है, और उनके दादाजी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मुझे खूब याद है, उन्होंने कहा था कि आरक्षण आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर कोई छीने तो थप्पड़ मारकर उसको ले लेना चाहिए। हाँ। लेकिन पता नहीं क्या, शायद उन्होंने इस बात को देखा या पढ़ा या सुना या जाना नहीं जाना। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी, आप उस पीढ़ी से आते हैं, आप उस समाज से, उस घराने से आते हैं जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, और उनका ऐसा कहना था, मानना था कि आरक्षण आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर कोई इसको छीने तो थप्पड़ मार के छीन लेना। आज आपके बच्चे, बताइए, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सारे मानकों को पास करने के बाद आरक्षित वर्ग से आते हैं, केवल यही एकमात्र कारण है जो आज विद्यालयों में नहीं पहुंच पाए हैं। तो आप अपने परिवार का, अपने दादाजी की जो उनकी भाषा थी, जो उनका जिसके लिए पूरे जीवन लड़ी, उस बात पर खड़े उतरिए और हमें न्याय दीजिए। नहीं, डिप्टी सीएम चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हों, ये लोग तो दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। संदीप जी जो है वो कहते हैं ना, नई नए धोबी कथरी में साबुन ज़्यादा लगौली। लेकिन ये संदीप जी क्यों नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके लिए खड़े, और इसका भी कुछ आपको आइडिया है? देखिए सर, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उनको इस बात का घमंड था, कई बार उन्होंने विधानसभा पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सड़कों पर इस बात को बोला था कि आरक्षण वर्ग के जो बच्चे हैं ये प्लांट लोग हैं, विपक्ष के लोग इनको प्लांट करके आए हैं और इस सरकार का विरोध करना चाहते हैं, और कोई गलती नहीं हुई है। उनको इस बात का घमंड सा हो गया था कि हमने जो किया है सही किया है। आज उनका घमंड उनके सामने है। कल वो शिक्षा मंत्री थे, आज वो विधायक भी नहीं है। तो मैं संदीप जी सिंह अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं और बहुत प्यार और सम्मान देते, जब हम लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए ऐसा अपनापन लगता है। लेकिन हम लोग एक समय दे रखा है उनको कि सर, हमारे साथ अगर न्याय नहीं होता है तो जो काम हमने पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री को नंगा करने का काम किया था, वो दिन भी दूर नहीं है जब हम आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। नहीं हो, आपके ही समाज से वो आते हैं, आपके ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं, तो इतना विसंगति क्यों? नहीं सर, समाज से आना और समाज के लिए कार्य करना तो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने आपको कई बार नाम गिनाए अभी आपको, केशव मौर्य जी को शर्म आती है। हम आप तो उनको क्या कहते हैं, स्टूल मंत्री से पुकारते थे, तो आपकी बात क्यों सुने? बेबस मंत्री हैं वो,
अब स्कूल मंत्री का टैग हट गया है, वो बेबस मंत्री हैं, क्योंकि उनका ये कहना है पिछली मुलाकात में कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझसे ऊपर बहुत से लोग हैं। बेबस मंत्री, हाँ बेबस मंत्री, जबरदस्ती उनको फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। अब जबरदस्ती नहीं बैठाया गया, उनको पिछड़ों का वोट लेने के लिए, ताकि पिछड़े लगे रहें और पिछड़े चाटुकारिता करते रहें और पिछड़े अपने आप को उनका अपना मसीहा उनको मानते रहें, इसलिए उनको मंत्री बनाया गया है। वो जो स्टूल मंत्री थे उनसे उनका प्रमोशन हो चुका है, अब वो बेबस मंत्री हो गए। अच्छा, यानी उनका प्रमोशन आप लोगों ने दे दिया? जी बिल्कुल, प्रमोशन दे दिया गया। बेबस मंत्री हैं। अगर बेबस नहीं होते सर, देखिए हम कोई उनके विरोधी नहीं है, ना हम ये बात कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियाँ, हमारी पीड़ा ये जुबान बनकर निकल रही है। हम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सम्मान करते हैं, वो हमारे समाज के सिरमौर हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन वो सिरमौर का क्या फ़ायदा, उस सिरमौर के पद का क्या फ़ायदा जो अपने भी समाज के बच्चों को, अपने ही समाज के जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनका चयन हो चुका है बेसिक में, उनको नौकरी दिलवाने के लिए एक स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकते हैं, एक ट्वीट नहीं जारी कर सकते हैं और एक फ़ोटो खिंचवाकर हमारे साथ ट्वीट करने में उनको शर्म आती है। तो ईमानदार है ना योगी जी? योगी जी से क्यों नहीं उम्मीद लगा कर बैठे? योगी जी से क्यों फरियाद नहीं? योगी जी को फरियाद जाके क्यों नहीं? सर, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है किसी मुख्यमंत्री से मिलने का, अपनी बात को पहुंचाने का। हम सारे सिस्टमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरना दे रहे हैं, बीजेपी कार्यालय जा चुके हैं, शिक्षा मंत्री आवास जा चुके हैं, डिप्टी सीएम के आवास जा चुके हैं। कभी न कभी ऐसा दिन भी आएगा जब हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से होगी और हमें न्याय मिलेगा। लाठी आप खा चुके हैं, गाली आप खा चुके हैं, कार्यालय आप घेर चुके हैं, हर दंड फंद वो करें साम दाम दंड भेद आप सब आजमा चुके हैं। अब क्या बचा हुआ है आपके लिए? अब हमारे साथ पास केवल दो ही रास्ता है, या तो हम आंदोलित होकर सड़कों पर तोड़ फोड़ करें, या तो अपनी आत्महत्या करके अपने जीवन लीला समाप्त कर लें। तो ये क्या अब देखने को मिलेगी लखनऊ की जनता को? सर, अगर हमारे बारे में नहीं निर्णय लिया जाता है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा धैर्य भी और हमारा शरीर भी और हमारा माइंड भी अब थक चुका है और जवाब दे रहा है। क्योंकि वो लड़ाई जो 8 महीने की थी, हम लोगों ने बड़ी बेबाकी से लड़ी, हमें भरोसा था कि हमें न्याय मिल जाएगा और अधूरा न्याय मिला भी, लेकिन वो अधूरा न्याय किसी काम का नहीं जो हमें फुल न्याय ना मिल जाए। तो हम लोग अब मजबूर हैं, या तो लड़ेंगे, या तो मरेंगे, या तो मार देंगे। तो ये 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें चयनित कर लिया गया था योगी सरकार 1 में, और योगी सरकार 2 में इनको फिर से धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया गया है। अब इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि योगी जी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार अगर योगी जी हैं तो उनके ऊपर हम कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाएंगे तो लाजमी है हम आपसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। और अगर सवाल पूछना ही लोकतंत्र की हत्या है तो एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़।